गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 8 क्लास सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 कक्षा 8 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। पहले के अध्यायों में हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र अर्थात राज्य या प्रांतों पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। आय यानी यहाँ के जो राजस्व संसाधन है, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। सांस्कृतिक मिशन यानी संस्कृतियों का, अपनी यूरोपीय संस्कृति का प्रचार प्रसार। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज यानी भारतीय समाज को सभ्य बनाना है, सभ्य यानी समझदार बनाना है, शिक्षित करना है। उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। उनके रीति रिवाज जो है वो अंग्रेजों की नज़र में सही नहीं थे, तो वे रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना चाहते थे। तो बेटा जो आज अपना चैप्टर चल रहा है वो है देसी जनता को सभ्य बनाना। देसी जनता अर्थात भारत के लोग, सभ्य यानी उन्हें सुशिक्षित बनाना, उन्हें समझदार बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना और भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो हमने जो अब तक अध्याय पढ़े, यहाँ के राजा, नवाब, किसान और आदिवासियों पर अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रभाव अपन ने पढ़े। तो आज जो अपना चैप्टर है वो ये समझा रहा है कि विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े, क्या प्रभाव पड़े। और विद्यार्थियों के जीवन को अपन इसलिए समझे क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य भूक्षेत्र पर विजय यानी यहाँ भारत को अधिकृत करना, यहाँ के राज्यों को जीतना और आय पर नियंत्रण ही नहीं था, बल्कि उनका सांस्कृतिक मिशन था, यूरोपीय संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। और ये उनकी सोच थी कि जो हमारा भारतीय समाज है सभ्य नहीं है, वो हमें हेय दृष्टि से देखते थे। उनकी नज़र में भारतीय लोग गंवार थे, तो वो उन्हें सभ्य बनाना चाहते थे। उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना चाहते थे, परिवर्तित करना चाहते थे। इसके लिए कौन सी बदलाव लाए जाने थे? बदलाव यानी परिवर्तन। तो इसके लिए क्या परिवर्तन लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजी की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन सी कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों की कोई बने बनाए जवाब नहीं थे और इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। तो बेटा जो ये अपना चैप्टर है उसमें आज जो अपन है इसमें पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के लिए कौन से बदलाव किए, परिवर्तन किए और भारतीयों को शिक्षित करने या अच्छे नागरिक बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए वो अपन जानेंगे। हालांकि अंग्रेजों के पास भी कोई ऐसा पारंगत तरीका नहीं था। इस सवाल पर कई दशकों तक अंग्रेजी विद्वानों के मध्य बहस चलती रही। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे, यानी अंग्रेजों का शिक्षा के प्रति क्या रवैया था, वो क्या सोच रहे थे। तो आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। और इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट करना। और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए, भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। तो बेटा यहाँ अपन ये देख रहे हैं, यहाँ चर्चा का विषय कि अंग्रेज भी ये सोच रहे थे कि भारतीयों को किस प्रकार से शिक्षा दे। आज हमारे सामने जो डर रहा है वो सामान्य हमें दिखाई देता है, लेकिन उस समय ये डर रहा नहीं था, विकसित नहीं था। तो 200 सालों में ये जो अपन आज शिक्षा का स्तर देख रहे हैं वो किस तरह विकसित हुआ।
पड़ताल यानी जांच। तो अपन इसमें 200 सालों में ये जांच करेंगे कि जब शुरुआत में भारतीयों को शिक्षा दी गई तो उनका रिएक्ट क्या था, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, और अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या शिक्षा दी जाए ये विचार कैसे विकसित हुए। सन 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। तो अपन पढ़ रहे प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद का अर्थ होता है प्राचीन संस्कृतियों का अध्ययन। तो प्राच्यवाद की परंपरा में अपन देख रहे 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स नाम के एक विद्वान थे, वो कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो विलियम जोन्स भारत में जूनियर जज के पद पर तैनात होने के लिए आए। वे कानून के माहिर थे, साथ ही साथ भाषाविद। भाषाविद किसे कहा जाता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और उनकी समझ रखता हो, उसे अपन भाषाविद कहते हैं। इन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया। इसके अलावा उन्हें फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा भी आती थी। इसके अलावा अपने एक दोस्त से अरबी और फारसी भी सीख चुके थे। इस तरह इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। भारत आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां नहीं, संस्कृत साहित्य की जो गहनताएं हैं उसकी व्याकरण यानी ग्रामर और संस्कृत जो साहित्य लिखा हो गया है उसका अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। तो जो विलियम जोन्स थे उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारी भाषाएं उन्हें आती थी। भारत आने के बाद में भी उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया, संस्कृत ग्रामर पर ध्यान देना शुरू किया। भारत में जो संस्कृत साहित्य लिखा हुआ था उसको पढ़ने लगे। यहाँ के कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता विषय पर जो पुस्तकें लिखी गई थी उनका अध्ययन उन्होंने शुरू कर दिया। विलियम जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां यानी रुचि या शौक रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। तो बेटा जो विलियम जोन्स थे उन्हें पता चला कि कलकत्ता में जैसी रुचि उनकी है वैसी ही रुचि बहुत सारे लोग रखते थे, जिनमें नाम थे हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हॉलहेड। ये भी क्या कर रहे थे? भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और जो भारत की विरासत है उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। तो जोन्स ने इनके साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। बेटा कौन सी सोसाइटी का गठन किया? प्रश्न में बन सकता है कि विलियम जोन्स ने कौन सी सोसाइटी का गठन किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। भारत के प्रति उनका रवैया नहीं लगाव, खास तरह का एक लगाव रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों की प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी था। इनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, जरिए यानी द्वारा।
इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। तो जो जोन्स और कोलब्रुक थी, उनके मन में भारत के प्रति खास तरह का लगाव उत्पन्न हो गया था। ये दोनों ही भारतीय संस्कृति के प्रति आदर रखते थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ के ग्रंथों का अध्ययन किया तो उन्हें अनुभव हो चुका था कि यहाँ की जो सभ्यता है प्राचीन काल में जो इसका यश था, कीर्ति थी, उच्च स्थान पर थी, परंतु धीरे धीरे भारत की जो व्यवस्था है, सभ्यता, इसका पतन होता चला गया। तो वो ये सोच रखते थे कि अगर भारत को समझना है तो जो प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथ हैं उनको भी खोजना और समझना जरूरी है, उनको पढ़ना जरूरी है, उन पर रिसर्च करना जरूरी है। हिंदू और मुसलमान कानूनों के बारे में तो उनके इन ग्रंथों के माध्यम से ही समझा जा सकता है और भविष्य में भारत का विकास भी इसी आधार पर हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने लगे, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि ये परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त यानी जो चीज समाप्त हो चुकी है समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। तो जोन्स और कोलब्रुक अपनी रुचि के अनुसार प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने लगे, उनकी व्याख्या करना, नवीन सिरे से उनका अनुवाद करने लगे अंग्रेजी में और ज्यादा से ज्यादा लेख लिख करके लोगों को इसके बारे में बताने लगे। तो वो ये सोच रहे थे, उनका ये विश्वास था कि ये उनकी जो योजना है इससे अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद मिलेगी और साथ ही जो भारतीय हैं अपने आप को हे समझने लगे, निम्न समझने लगे, अपने अतीत के बारे में जानेंगे तो उनके अंदर भी गौरव की भावना का उदय होगा। तो जो ये दोनों अंग्रेज थे, भारतीय संस्कृति के अभिभावक का समझते हैं आप, पेरेंट्स और मालिक, दोनों दलील का तर्क होता है। तो दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन यानी आगे बढ़ाना। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य और काव्य पढ़ाने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित नहीं, जिसको अपन जानते हैं, जो ज्ञान उनके पास पहले से ही, जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए, अनजाने जिसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस तरह इन विचारों और प्रयासों से प्रभावित होकर जो कंपनी के बहुत सारे अधिकारी थे, उन्होंने तर्क दिया कि जो अंग्रेज हैं उनको भारतीयों को भारतीय ज्ञान, पश्चिमी जो अंग्रेजी शिक्षा उसके बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो उनकी सोच ये थी कि अगर वे भारतीय ग्रंथ पढ़ेंगे, उस ज्ञान से वो पहले से परिचित है, इसके लिए बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम उनका समाज अलग है, उनकी नॉलेज अलग है। तो वो जिस ज्ञान से पहले से परिचित हैं, जिस ज्ञान के बारे में उनकी समझ है, उसको आदर दिया जाना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा, जो अंग्रेज शासक है देसी जनता का दिल जीत सकेंगे, उनकी हृदय को जीत सकेंगे और प्रजा से उन्हें आदर भी मिल सकेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1781 ईस्वी में अरबी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, इसके अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। बेटा मदरसा का अर्थ होता है
सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। ये किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। वैसे जो मदरसा होता है बेटा, यहाँ पर उर्दू भाषा, फारसी भाषा और मुस्लिम धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। बेटा प्रश्न बन गया है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1791 में, ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और अपने देश का शासन चलाने में मदद मिले। तो 1781 में मदरसा की स्थापना की गई मुस्लिम धर्म की शिक्षा के लिए, और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। लेकिन जो ये विचार थे ये कुछ विद्वानों के थे, जैसे विलियम जोन्स है, कोलब्रुक है। लेकिन कंपनी के जो दूसरे अफसर थे वो इन विचारों की कटु आलोचना कर रहे थे। अब बेटे जो प्राच्यवादी का अर्थ होता है, प्राच्यवादी का अर्थ होता है एशिया की संस्कृति और भाषा का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता है। तो जैसे विलियम जोन्स थी, उन्होंने एशियाई संस्कृति का गहन अध्ययन किया, तो विलियम जोन्स प्राच्यवादी कहलाए। विलियम जोन्स है, कोलब्रुक है। तो कंपनी के दूसरे अफसर इन प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे, इन्होंने कड़ी आलोचना की।